बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और इस वीक को ब्रिज करता है, हर वीक को ब्रिज करता है। वेडनेसडेज, आज भी वेडनेसडेज है और हमारी दुआ यही है, उम्मीद यही है कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आप महफूज रहें, गर्मी से महफूज रहें। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है जी। कल तो नहीं, मैं हंस तो खैर किसी और बात पे रहा था, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे याद आया कि कल 43 टेम्परेचर था लाहौर का, कल बहुत गर्मी इस्लामाबाद का टेम्परेचर। और इस गर्मी में आपने अपना ख्याल जरूर रखना है क्योंकि गर्मी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, क्योंकि जून ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। और बी प्रिपेयर्ड लाहौरी स्पेशली और कराची वाले, वैसे कराची में बहुत गर्मी है बिल्कुल। और ये गर्मी सिर्फ मौसमी गर्मी नहीं है, इस वक्त एक और हीट हमें आ रही है, वो हीट अबू धाबी से आ रही है PSL 6 की सूरत में, जिसके बकिया जो मैचेस हैं वो होने वाले हैं और कहीं पे कलंदर्स है ही नहीं इस वक्त, मतलब उसके बावजूद। ओ हेलो, आज मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का, और ये मैच यहाँ इस सेट पे भी हो रहा है। आज हम PSL में डिटेल में बात करें। नहीं हो रहा वैसे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? शाम में हो जाएगा। ओ हाँ, शाम में जोश जगाते होने वाला है 5 से 6 बजे। कलंदर्स का भी हाल है तो बाद में क्या होगा। खैर, इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मैच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे ये मैच खेला जाएगा। PSL के बकिया मैचेस के लिए इस वक्त सारी टीमें तो तैयार हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैन बहुत परेशान है क्योंकि अगले जितने मैचेस भी हैं हर मैच उनका फाइनल मैच है, हर मैच को जीतना होगा। विद दैट कराची किंग्स के जो फैंस हैं दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज कराची किंग लीड कर रहा है इस वक्त जो चार्ट स्कोर। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो तो आराम से हम आखिर में जाके फिर ऊपर आ गए फर्स्ट। अच्छा चलो खैर है, हम इस पे बात करते हैं। अभी हमने डिटेल में बात करनी है। आज के एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, लेकिन अभी वक्त हुआ आज की हेडलाइंस का। वफाकी बजट की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। बिजली गैस की कीमतों और नए टैक्स के हवाले से हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। इस्लामोफोबिया का मसला हल ना हो तो मुआशरे तकसीम हो सकते हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। तरक्याती फंड पर वफाक और सिंध में महाजर आई। बजट में कम स्कीमें मिलने पर सिंध हुकूमत ने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वफाक के सामने रख दिए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सिंग कोच हसीबा अब्दुल्ला होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। एफिशिएंसी तो बड़ी दिखाते हो, काम की जरूरत तुम्हारा। अपनी फाइल देखो, चिट्ठी नवीन रिकॉर्ड एकदम नलायक आदमी बात। और बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अदाकार जमील फखरी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, अब देखेंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में अब बड़ी खबर एक ही होने वाली है अगले कुछ दिनों के लिए, और वो है विफाकी बजट आमद। तो बजट की तैयारियां इस वक्त आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुख्तलिफ शोबों से आने वाली तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है और ज़राए के हवाले से आइंदा माली साल के बजट के जो खद्दुखाल है वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, और इस खद्दुखाल के मुताबिक वफाकी बजट का कुल हुजम जो है 8000 अरब रुपए से ज्यादा होगा, जबकि तरक्याती बजट जो है 2201 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जिसमें PSDP का हुजम 900 अरब रुपए होगा, जबकि 2 दिन बाद 11 जून को बजट पेश किया जाना है। लेकिन बात करें बिजली गैस और 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के हवाले से, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और IMF के दरमियान मामलात डेडलॉक का शिकार है। IMF शराइत पर किसी सूरत समझौता करने को तैयार नहीं है और इसके साथ साथ कीमतें बढ़ाने और नए टैक्स लगाने के लिए भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF के मुतालिबात के हवाले से ये कहा है कि ये नाकाबिल कबूल है। मुताद्दिद शोबों को दी गई मुकम्मल टैक्स छूट खत्म करने की शर्त भी मानने से इनकार कर दिया है। मईशत के साथ साथ हम सियासत पे भी बात करेंगे। तो तरक्याती फंड्स ना मिलने पे इस वक्त सिंध जो है वो नाला नजर आता है विफाक से, और वजीर आला सिंध गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, ऐसा न किया जाए। उन्होंने कहा अब तो हमने विफाक को खत लिखना भी छोड़ दिया है और आखिरी खत में लिखा था कि मुझे लगता है कि मैं बहरों से मुखातिब हूँ, कुछ बड़ी सख्त बातें होना शुरू हो गई हैं जो कि डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। है जनाब, बजट की शक्ल क्या होगी और ये जो बजट की शक्ल अभी हमारे सामने आ रही है इसमें मईशत के लिए क्या बेहतरी है और आने वाले वक्त में इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, जिस किस्म के आदाद-ओ-शुमार सामने इस सिचुएशन पे जरा बात कर लेते हैं। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इकोनॉमी के हवाले से, आप इनको पढ़ते भी हैं और हमारे डिफरेंट शोज में देखते भी हैं, खुद भी एक शो के होस्ट भी हैं। उनसे जरा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत-ए-हाल पे क्या राय रखते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन कर ली इन द मॉर्निंग। एक तो ये कि अभी तक जितने आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं, तरक्याती जो स्कीमें हैं उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट में इस वक्त गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि अमाउंट्स रखी जाएं, और मैं ये पढ़ रहा था, मुझे
मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जो तालीम के शोबे के लिए और सेहत के शोबे के लिए रकूम है वो उसके मुकाबले में इंतहाई कम है, ऑलमोस्ट 3.3 और 5.5% की अमाउंट्स रखी गई हैं, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ अपने मंशूर को कॉम्प्रोमाइज करिए इस बजट के अंदर? बिल्कुल नून लीग की तरह के सड़कें और पुल ज्यादा बनेंगे, तालीम और सेहत की जानिब कम पैसे जाएंगे? जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुबह सुबह मौका दिया। देखिए, इसमें आपने कहा कि क्या पीटीआई अपने मंशूर के ऊपर कंप्रोमाइज कर रही है? पीटीआई अपने मंशूर पर कंप्रोमाइज कर नहीं रही, पीटीआई अपने मंशूर पर कंप्रोमाइज कर चुकी है। अगर आप जो पीएसटीपी है अगले साल का 900 अरब रुपए जैसे आप फरमा रहे हैं, उसका अगर आप ब्रेकअप देखें तकरीबन 63% उसका 60 से 63% जो है के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए। और अगर आप उठा के देख लें पीएमएलएन के टाइम के ऊपर, तो उस वक्त बाय एंड लार्ज यही रेशो थी। और इस वक्त क्यों किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये पहले ख्याल था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके जो तरक्याती मंसूबे होते हैं वो ठीक नहीं होते, उससे वो करप्शन भी करते हैं और इससे लोगों के वोट खरीदे जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात की कोशिश भी पहले 1-1.5 साल की कि लोगों को पैसा ना दिया जाए, लेकिन जो सियासत की हार्श रियलिटीज होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। वो फिर सामने आई थी डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब जब सेनेटर नहीं बन सके थे और शिकस्त हुई और फिर प्राइम मिनिस्टर को दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ा। तो इस दफा अगर आप पीएसडीपी उठा के देख लें, ना सिर्फ के पार्लियामेंटेरियंस के लिए मेरा ख्याल है कोई अच्छा खासा उन्होंने अबाउट 74 या 70 अरब रुपए के करीब वो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा एक ऐसा काम पीटीआई की हुकूमत ने किया जो माजी में भी होता है लेकिन कम था, वो ये है कि जो सूबाई हुकूमतें जैसे पंजाब की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ पे जो सूबाई हुकूमतों के मंसूबे हैं तरक्याती, वो भी फेडरल गवर्नमेंट फंड कर रही है। अच्छा, इसमें वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार तो होता है कहीं भी कोई भी मंसूबा वो फंड कर सकती है, इस पे हमें कोई इस पे कोई आईनी या कानूनी कदम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये काम सूबों ने करना है। जो पीटीआई और उससे पहले बल्कि पीएमएलएन की एक भी हुकूमतें ये बात कहती रही कि जी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास तो बचे ही कुछ नहीं है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद सारे पैसे तो सूबों के पास चले गए हैं, हमारे पास क्या है? तो भाई अगर वफाक कंगाल हो रहा था, दिवालिया हो चुका है, तो आप जो बेतहाशा फंडिंग कर रहे हैं सूबों के सूबाई मंसूबों की, वो आप क्यों कर रहे हैं? तो आप अपनी ही चीज की नफी कर रहे हैं। नंबर 1 कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट कम करेंगे, नंबर 2 कि हम जो है वो एनएफसी की वजह से हमारे हालात बहुत पतले हैं। तो इससे लगता है तो यही है कि ना तो इनके हालात पतले हैं और ना ही एजुकेशन। और अगर वो जो आपने एजुकेशन और सेहत का भी कहा ना, उसके अंदर जाके अगर आप देखें सेहत और तालीम के शोबों में बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। जैसे आपने तो यूनिवर्सिटी बनानी है, अच्छा, बट दैट इज वो हेल्थ या एजुकेशन सेक्टर के लिए जरूरी है, आपको अस्पताल की भी जरूरत होती है। ब्रिक एंड मोटर जो है ना वो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो उसको भी शहबाज हम समहाउ इंफ्रास्ट्रक्चर के ही जुमरे में डाल सकते हैं, वो भी बिल्डिंग्स ही खड़ी करनी है ताकि नजर आए वोट्स के लिए। कुछ उसमें कुछ हिस्सा ठीक हो गया। साथ साथ हम अगर बात करें आईएमएफ के हवाले से भी, तो अभी भी 2 दिन बाकी है बजट होने में। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से बात करें तो कहा जा रहा है और 200 अरब के नए टैक्सेस लगवाने के हवाले से भी आईएमएफ का प्रेशर है, लेकिन गवर्नमेंट इस हवाले से भी हमें इनकारी नजर आ रही है। 2 दिन की सिचुएशन है, क्या इसमें पेशरफ्त होगी? इन शराइत को पूरा करने के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी निकालेगी गवर्नमेंट? देखिए जी, आईएमएफ की जो डिमांड और उनका जो दबाव है 200 अरब का नहीं है, वो 500 अरब रुपए से ज्यादा का है। 200 अरब रुपए की तो हम खुद ऑफर कर चुके हैं, इतना हम लगाने को तैयार है। इस वक्त आपको जो ओवरऑल बजट के ऊपर डिबेट चल रही है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके देखना पड़ेगा। एक वो जो सियासी बयानात है जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब दे रहे हैं, और दूसरा वो जो एक्चुअल आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और जहाँ पे हुकूमत ने खुद इनकी कुछ दस्तावेज़ात देखी हैं जहाँ पे हुकूमत खुद ऑफर कर चुकी है कि ये टैक्सेस लगाने को तैयार है। और अगर आप शौकत साहब का भी देखें, उनका जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था बड़ा कैटेगोरिकली कि ना हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे ना नए टैक्सेस लगाएंगे। उसके मुकाबले में उनकी जो लास्ट उनकी जो कुछ अपीयरेंसेस हुई हैं प्राइवेट टीवी चैनल्स के ऊपर, वहां पे अब आप देखें तो वो कहते हैं कुछ जो टैक्स की मराद वापस ले लेंगे। तो उन्होंने भी अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, लेकिन हतमी चीज क्या होगी या ठीक है, हमें 11 जून की शाम को भी पता चलेगा। अभी भी अगर हुकूमत ये कहती है कि हमने बिल्कुल टैक्स नहीं लगाने, तो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात है वो खत्म हो चुके हैं। अगर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसका मतलब सभी या दोनों कुछ गिव एंड टेक इस वक्त करने की पोजीशन होगा, तो कोई समझौता होगा। ओवरऑल बजट की डायरेक्शन आपको, शाहबाज राना, आप कई सालों से बजट को कवर भी कर रहे हैं, इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट है। ओवरऑल इस बजट की डायरेक्शन आपको ठीक लगती है? जब हमेशा हुकूमत ये कहती है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाना है, जो कि नहीं लग रहा ऑब्वियसली, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर लग रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर पिछली गवर्नमेंट का ये मानना था कि इससे मुख्तलिफ जॉब
अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर पिछली हुकूमत के मॉडल को फॉलो करने लगी है इकोनॉमी के लिहाज से? इसमें देखिए, जो वज़ीर इमरान खान साहब के ज़हन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है ना, उसका हल वो ढूंढना चाह रहे हैं, वो ये है कि वो महंगाई का क्या करें। जी। एक तो ये चीज है, जब आप डायरेक्शन बजट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप बजट के अंदर मैयर लेते हैं टैक्सेशन का, उससे इन्फ्लेशन होगी। अगर इन्फ्लेशन कहीं पे डायरेक्टली नहीं हुई तो डायरेक्टली अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपकी आमदन कम हो रही है और आपके पास खाने के लिए पैसे कम बचते हैं। सही। दूसरा उसके अंदर इशू ये है कि IMF के साथ आप मुज़ाकरात में हैं, तो हुकूमत जो भी कह ले, जब तक इन दो सवालात के वो जवाबात नहीं ढूंढ लेती, इसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। अगर अब बजट के अंदर 11 जून की शाम को जब शौकत तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सॉरी अपनी बजट स्पीच करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके अंदर अगर तो आपको कुछ टैक्सेस नजर आए और कुछ आपको स्टेटमेंट्स नजर आए, आपको उसके ऊपर नहीं जाना। आपने किस चीज को देखना है, ये मैं आपके नाज़रीन के लिए भी, बजट की स्पीच अहम होती है, लेकिन बजट की स्पीच के फौरन बाद FBR के अंदर टेक्निकल ब्रीफिंग होती है, वहां पे असल बजट पेश हो रहा होता है। तो आपकी डायरेक्शन बजट की देखने के लिए बजट स्पीच अहम नहीं है, बजट की डायरेक्शन देखने के लिए FBR की ब्रीफिंग अहम है। ठीक है, ठीक है। आखिर में मैं आपसे सिंध के हवाले से शहबाज राना पूछना चाहूंगा, जो इस वक्त सिंध और वफाक के दरमियान तकसीम चल रही है। कल भी हमने नुक्ता रखा था अली मोहम्मद खान साहब के सामने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीइंग इकोनॉमी एक्सपर्ट, के जिस तरीके से वफाक ये कह रहा है कि हमने पैसे अवाम पे लगाने हैं, हमने पैसे हुक्मरानों को और कैश तो नहीं देना। कल असद उमर साहब ने कहा कैश नहीं देंगे आपको, तो इंतजामी सारे मामला तो सिंध गवर्नमेंट के ही पास है। अगर कुछ बनेगा सिंध में या पैसे लगेंगे तो सिंध गवर्नमेंट का रोल तो उसमें सबसे अहम है। तो ये मॉडल किस तरीके से आप देख रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करी, ये ठीक मॉडल है कि डायरेक्टली पैसे स्पेंड किए जाए वहां पे? देखिए, कानूनी तौर पर तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ गलत है, लेकिन इखलाकी तौर पर उनकी जो पोजीशन है वो इसलिए ठीक हो सकती है कि जो वफाक होता है, वफाक जो वो गारंटी होता है तमाम जो सूबों के साथ उसके जो इक्वल उसके रिलेशन होना चाहिए, उसकी किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। PMLN की हुकूमत थी तो मैसिव इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर हुई। अभी भी PTI की हुकूमत चूंकि पंजाब और KPK में है तो मैसिव जो PSDPI इन दोनों प्रोविंसेस में जा रहा है, लेकिन ये मैंने जैसे पहले स्टार्ट में कहा था, ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है वो अपना पैसा कहाँ खर्च करती है। सिंध हुकूमत को नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत अच्छा खासा हिस्सा मिलता है, और इवन तो जो उसको पैसे मिलते हैं उसमें भी वो कैश सरप्लस दिखा रहे होते हैं 30 जून। मतलब ये कि उनका खर्चा कम होता है और उनकी आमदन ज्यादा होती है। तो मेरा भी ख्याल मुराद अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, वो बात ठीक है। हर हुकूमत सियासत करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी की, PMLN ने भी की और PTI ने भी की। तो उनके मौक़िफ़ में आईनी और कानूनी तौर पर कोई जान नहीं है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शहबाज राना कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें भी दिया, और शहबाज राना ने बहुत डिटेल बजट के हवाले से, लेकिन असल जो कहानी है वो तो 11 जून को ही सामने आएगी कि क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा और क्या PTI की गवर्नमेंट इसमें रिलीफ देने में कामयाब होगी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिक्र करेंगे अपने कुछ लेजेंड्स का। बिल्कुल, पाकिस्तानी, उर्दू और पंजाबी फिल्मों में एक तवील अरसे तक अपनी आवाज का जादू जगाने वाले मारूफ गुलकार मसूद राना के मद्दाह आज उनकी 83वीं साल की खूबसूरत आवाज, क्या खूबसूरत गाने हम याद करे थे आज। बिल्कुल, मसूद राना आगे बढ़ेंगे और अब एक और लेजेंड को याद करेंगे। बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अदाकार जमील फ़खरी को, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। जमील फ़खरी के हवाले से आपको बताएं तो 15 सितंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने 60 की दहाई में अदाकारी की दुनिया में एंट्री दी। जमील फ़खरी का ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का किरदार उनकी शनाख्त बन गया। ट्रेजिक मौत जमील फ़खरी साहब की थी। हमें याद है जब वो फरियाद करते मीडिया चैनल्स के ऊपर नज़र आते थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके बेटे की जो डेड बॉडी है वो भी पाकिस्तान नहीं आ पाई थी। बहुत बड़े फनकार पाकिस्तान के बाहर, आज उनका दिन है। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। इसी पॉइंट पर हम ब्रेक लें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, जैसा कि हम करते ही रहते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, अपनी कारकर्दगी से दुनिया को बता रही हैं कि आने वाला वक्त और मौजूदा वक्त भी इनफैक्ट खवातीन का है। बैरून मुल्क की चूंकि हम सलाहियतों की बात करें तो इस वक्त जो खातून हमारे साथ हैं वो पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं और बॉक्सिंग की दुनिया में उन्होंने तहलका मचाया। कैसे, आप बताइए। और वो उनकी खास बात यह है कि तहलका उन्होंने इस तरह से बजाया कि वो हिजाब पहनकर बॉक्सिंग करती है और उनको होम टाउन
हीरो के नाम से भी पुकारा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हसीबा अब्दुल्ला और उनसे उनकी इस बॉक्सिंग के सफर के हवाले से जानते हैं। हसीबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि आपको दुनिया भर में इतनी एप्रिसिएशन मिल रही है। कैसा लग रहा है आपको? Assalamu alaikum. No, thank you for having me on. It feels absolutely amazing. You know, I can't believe I'm on Pakistani TV. To be recognized both nationally in the UK and now internationally as well. It's an amazing feeling, alhamdulillah. Well, that's really great. First of all, हम कुछ आपकी गेम के हवाले से जानना चाहेंगे कि जब आपने स्टार्ट किया, बिकॉज यूजुअली वी सी जब आप इस किस्म के कॉस्ट्यूम के अंदर जाते हैं जिसको थोड़ा सा यूजुअली गेम के साथ सिंक नहीं समझा जाता, तो काफ़ी एतराज़ भी आते हैं आपके ऊपर, ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आपका जो हिजाब था ये आपकी गेम के आड़े आया कभी ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हुए? Yeah, so absolutely. When it was training, there wasn't an issue. So in the gym, I would train with it on, no problem. But when it came to competition, I wasn't allowed to wear it. So for me, that's where I wasn't able to compete. So the whole idea for me now was to go into coaching because I loved boxing. I didn't want to leave the sport. So I went into coaching and alhamdulillah now have been a driving force for the change. लवली। अच्छा हसीबा, जिस तरह से अभी आप बात करिए आपको बॉक्सिंग का शौक था और फिर जब आपने इनिशियली आपको प्रॉब्लम हुआ लेकिन आफ्टरवर्ड्स इट वाज योर स्ट्रेंथ एंड आई थिंक इट इज़ योर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो फैक्टर है जिसने आपको मजीद एक एप्रिसिएशन के लेवल पे पहुंचाया है। हसीबा, बॉक्सिंग का आगाज़ कैसे किया? अब मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत सारी ये वो स्पोर्ट है जिसको कहते हैं कि मर्दों के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत पावर चाहिए। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने स्टार्ट कैसे दिया? Absolutely, it's still a very male-dominated sport, but inshallah we're going to change that. Well, for me, I was always doing boxing after school, so I trained. I have 5 brothers, mashallah, and 2 sisters. So we're a very, very, very big family. Boxing is the thing my parents wanted us to do, so they drop us off to the gym, we train, etc. So for me, it was never a male thing or a female thing. I was just a young girl enjoying myself doing the sport. And alhamdulillah, my parents never saw it as a boys' sport. They just said, go and get fit, go and get healthy and enjoy something. And as I've grown older, obviously the passion has grown and alhamdulillah, now coaching. So yes, we're male dominated, but if we don't make that change, then who will? So as you have told that you have 5 brothers, mostly it happens कि 5 भाई हों तो जो बहन होती हैं वो बीच में थोड़ा उनके अंदर भी थोड़ा वो आ जाता है. So was this the reason that you went to a game that is actually a male dominant sports जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे? Well, I know what you're saying, but it was never kind of a situation in my house where my parents would say this is a male sport. So when I was young, I didn't see it as a male sport. You're quite naive and you just go and enjoy the game. But at this age now, obviously it's still very male dominated, and I can see that. I can see when I go to coaching courses, it's still very male dominated. I'm usually the only woman on the course. So अगर हम टेक्निकली बात करें, आपने किस कैटेगरी के प्लेयर्स को आप ट्रेन कर रही हैं इस वक्त, नंबर 1, और दूसरा ये है कि क्या इसके लिए जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं बीइंग अ कोच, उसमें कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, किस कैटेगरी में इस वक्त आप अप्लाई करती हैं और फ्यूचर में ये आपको कितना हेल्प करेगा टू बी ऑन अ बेटर पोजीशन? So I train amateur boxers. So I'm affiliated with England Boxing, and I'm a level 2 boxing coach at the moment. Yes. Okay. So alhamdulillah. अच्छा हसीबा, आपको उर्दू तो हमारी समझ आ रही है, हम चाहेंगे थोड़ी सी अगर आपको उर्दू बोले भी तो हमें मज़ा भी आएगा सुनकर, उर्दू के साथ बॉक्सिंग उर्दू के साथ बॉक्सिंग करें आप जरा, हम देखना चाहेंगे। आप लोगों की उर्दू बहुत जबरदस्त है, मेरी जो है ना इस amateur। लेकिन हसीबा इट्स गुड, अच्छी खासी उर्दू है। आपने तो ऐसे ही सोचा कि आपकी उर्दू नहीं अच्छी, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा, नॉर्मली जब आप इस तरह से सेटल होते हो बाहर के ममालिक में, तो मुझे लगता है कि आपकी पाकिस्तान से एफिलिएशन, अपने मुल्क से एफिलिएशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अस जो हम इस मुल्क में रहते हैं। सो आपके लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और फिर आपने चूँकि आप ऐसे स्पोर्ट में दुनिया भर में रिप्रेजेंट करो, ये एक बहुत डिफरेंट बात है। कैसा फील होता है? Like extremely exciting, Pakistan TV pe aana, it's a big deal. It's very exciting. Hasiba, to be very honest, it's an honor for us कि आप हमारे शो का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करिए और आप हमारी हीरो हैं. So it's good to have you on show. Continue, please. No. I hope that I can inspire more young Pakistani women to do sports, and maybe myself, if I could come to Pakistan
and train some of the young women out there. That'd be amazing. बहुत ज़बरदस्त आपके आइडियाज़ भी हैं। पाकिस्तानी जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, पाकिस्तान में वैसे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं ख़ासतौर पे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, इवन कराची के कुछ इलाकों से, लियारी वगैरह से है और नॉर्थ के एरिया से है। वो बहुत ज़बरदस्त इस किस्म के जो टफ स्पोर्ट्स है उसके अंदर आ रही हैं। तो जो लोग अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे इसको करना चाहते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? उर्दू में दे तो ज़्यादा अच्छा है, मजा आएगा हमें भी। I can't get my words out as well. Okay. But yeah, is comfortable. to the young Pakistani women is be proud of who you are, represent your country in a positive light. You know, being here, I represent the young British Pakistanis in England, and I hope I do so in a good way. Don't forget who you are. Represent your country. Represent your culture. And for myself, it was not compromising my hijab as well. So you can be who you are. And still enjoy sport. एक सवाल हमारा रह गया, इस हिजाब ने कहीं पे आपको ट्रबल भी दिया जब मुख्तलिफ जगहों पे आप गई? कहीं पे आपको वो इस्लामोफोबिया टाइप का जो एक एनवायरनमेंट है कहीं फेस करना पड़ा आपको कि मुश्किल हुई हो, आप नहीं खेल सकती, इसको उतार दीजिए, ऐसा हुआ? Yeah, absolutely. So some places I've been, they do look and stare, and people do think, what is she doing here? But alhamdulillah, nobody's actually said anything to me. I don't think they'd want to. I'm not a very shy person. I'm quite a person that will do. Perfect. It's such an honor to have you, Hasiba, and never stop. Just please keep on going and stay inspirational for all the people who are watching you in Pakistan और दुनिया भर के अंदर। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके और बहुत सारी रिवायात को तोड़ रही हैं। और आप जब पाकिस्तान आएंगी यहाँ कोचिंग के लिए, हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे, बॉक्सिंग भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। परफेक्ट, थैंक यू। हसी अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थी और बॉक्सिंग करती हैं, बॉक्सिंग कोच हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी। उन्होंने कहा कि बी हु यू आर, आपने अपने आप पे किसी सूरत अपनी पर्सनालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, यही आपका गोल होना चाहिए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। टू एक्सप्रेस और अब हम बात करेंगे खेल के मैदान से। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट यानी कि सुपर लीग के 6 के बकिया मैचेस का मेला सजने जा रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और चौकों छक्कों की बरसात होगी। मेरे हाथ में है लाहौर कलंदर्स चौके छक्कों की बरसात होगी और आज मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। बिल्कुल, अब मैं अपना इंट्रो शुरू करता हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई, रात 9 बजे खत्म होगी। मैच रात 9 बजे है, कहाँ खत्म हुई है? अभी तो टाइम है। अबू धाबी की कंडीशन की बात की जाए, भाई बड़ा ही कोई प्राइम कंसर्न है मेरा। टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस वक्त वहाँ पे है और ऑस भी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो कोरोना से मुतासरा PSL 6 अपना क्वारंटीन, ये PSL 6 का भी क्वारंटीन था जो चल रहा था, खत्म हुआ है। मौजूदा मैचेस में उसके सारे मैचेस पाकिस्तान में खेले गए थे, 14 मैचेस थे और उस वक्त दिफाई चैंपियन कराची किंग्स बेहतर औसत की वजह से 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, पेशावर ज़ल्मी द अखपल टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी विन 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान है, जबकि लाहौर कलंदर्स माशाल्लाह चौथे नंबर पे है, वैसे सेकंड पे लेकिन टेबल के नीचे से, और मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पर है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट टेबल में सबसे आखिर पर मौजूद है। जहां PSL के हवाले से हमें अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी जानिब हम बात करें तो पाक इंग्लैंड सीरीज के हवाले से कुछ मायूसी की खबर भी सुनाई गई है। पाकिस्तानी शायकीन मैचेस टीवी पर नहीं देख सकेंगे क्योंकि साउथ एशिया के तमाम राइट्स भारतीय कंपनियों के पास हैं और गवर्नमेंट मसला कश्मीर की वजह से भारतीय कंपनियों के साथ कोई मुआहदा करने को तैयार नहीं है। और आज चूंकि मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और हमने देखना है कि इस सेट की लड़ाई होती है, कौन जीतेगा। शर्त लगाएं, बाद में लगाएंगे, पहले शर्त लगाएं, पहले मिर्जा साहब से बात कर लें, उसके बाद तज्जिया लेके शर्त लगाएंगे हम। ऐसे थोड़ी होता है। मिर्जा साहब के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सुबह हो गई आपकी, पहले तो ये बताइए मुकम्मल सुबह? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आधी सुबह हुई है क्योंकि मैं सुबह सो जाता हूँ फजर के बाद, तो अभी आधी सुबह हुई है। लेकिन अरमला की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि जैसे शायकीन क्रिकेट बड़े मुंतजिर थे, वैसे ही एंकर भी बहुत ज्यादा बेचैन और बेताब है, क्योंकि एंकर जब काम करते हैं तो उनको मुआवजा मिलता है ना, तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाए। हमारी इनिंग्स बड़ी अच्छी चल रही थी जब हम खेल रहे थे, बड़ी अच्छी इनिंग्स चल रही थी, और वो उसके बीच में जब पार्टनरशिप ओब्वियसली ब्रेक होती है, 2 प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हो, बारिश आ जाए तो बड़े मायूस होते हैं ना मिर्जा साहब क्रिकेटिंग टर्म्स के अंदर।
खैर, अभी इससे पहले कि हम पीएसएल के ऊपर बात करें, पीएसएल पे तो अब बात करेंगे ही। ये जो कल खबर आई फवाद चौधरी साहब ने जो बताई राइट्स के हवाले से, इसके बारे में जरा हमें बताइए, ये क्या साइंस है? बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही है। और दूसरी जानिब, क्या पाकिस्तान की सीरीज का सिर्फ हम इंटरनेट पे स्कोर देखेंगे, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज का? देखिए, उसमें ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स ये मैचेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो भारतीय कंपनी के पास, सबको पता है, उसके राइट्स हैं। लेकिन उसके अलावा वो भारतीय कंपनी जिसका एक चैनल है पाकिस्तान में, टेन स्पोर्ट्स, वो जरूर मैचेस दिखाएगा। तो इसका मतलब है मार्केट के रेट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा इकदाम है हुकूमत का कि हुकूमत ने फैसला किया कि जो भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में जो इकदाम किया था, तो वो अपने इकदाम से पीछे हटे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज ये, मैंने रात को फवाद चौधरी को मैसेज भी किया कि वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने, पीटीवी स्पोर्ट्स ने एक भारतीय चैनल के साथ मुआहिदा कर लिया 3 साल का, अब से 4-5 महीने पहले। उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। वो उन 3 सालों में वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 और दीगर आईसीसी के इवेंट्स जो है वो शामिल होंगे। तो वो भी तो भारतीय कंपनी है, स्टार स्पोर्ट्स। तो फिर किसके साथ मुआहिदा किया? यकीनन इस पे भी देखेंगे वो कि ये क्या होना है। लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है कि मौके बड़ा दुरुस्त है। ठीक है, चलें इन डिटेल इस पे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। सीरीज अभी दूर है, तो जरा वापस लेट्स गेट बैक टू द पीएसएल। और पीएसएल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो गर्मी है, बहुत ज्यादा है। और हमारे प्लेयर्स पहले इतनी मुश्किल, बड़ी नामसाइद हालात में से गए हैं। बहुत सारे प्लेयर्स को तो कोविड भी हुआ था, तो ऑब्वियसली कोविड के बाद हमें पता है कि बड़ी पोस्ट कोविड बड़ी अजीब सी सेहत की सूरत हाल होती है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप इस फैक्टर को अबू धाबी के अंदर? देखिए इमरान, मेरी कई प्लेयर्स से बात भी हुई है, मतलब व्हाट्सएप पर, और मैसेजेस का तबादला हुआ है। सब परेशान है। वो कहते हैं कि इतनी शदीद गर्मी है, जिन्होंने मैचेस वगैरह खेले, प्रैक्टिस की है, कि जब वो हेलमेट उतारते हैं तो पानी गिरने लग जाता है। इतनी गर्मी है, पसीना इतना बह रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। और फिर जो आपने एंट्रो में कहा, बिल्कुल सही कहा कि गेंद गीली हो रही है। रात को जो है वो गेंद गीली हो रही है, जिसकी वजह से, ओस की वजह से गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल हो रही है। तो एक चैलेंजिंग टास्क है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आज का मैच तो चले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा, लेकिन जब डबल है होंगे तो पाकिस्तानी 6 बजे, 11 बजे मैच में ओस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी। अब देखिए खिलाड़ी अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया मिर्जा साहब, आज के मैच के हवाले से क्या आप प्रेडिक्शन देंगे? लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लग रही है? शुरू में तो अरमला आपने लाहौर कलंदर्स के सपोर्ट का ऐलान कर दिया था। लाहौर कलंदर्स की टीम ऑन पेपर बड़ी अच्छी टीम है, क्योंकि राशिद खान की मौजूदगी, जो लेग स्पिनर इस वक्त दुनिया का टॉप का लेग स्पिनर है और लास्ट डेकेड का उसको बेहतरीन T20 प्लेयर भी करार दिया गया, तो राशिद खान की मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को रूल आउट नहीं कर सकते। उस्मान ख्वाजा जो इस्लामाबाद में पैदा हुआ की नुमाइंदगी करें, हालांकि उनके वालिदैन शुरू में कराची में रहते थे, फिर वो शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद। और फिर उसके अलावा जो उनकी टीम में हसन अली जैसे प्लेयर्स हैं कि जो इस वक्त फॉर्म में है, जो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। एक तगड़े मुकाबले की तवक्को है। बेन डंक है लाहौर की टीम में कि जो च्युइंगम चबाकर अपना उनका एक स्टाइल है, छक्के मारते हैं। उसके अलावा उन्हें कमी महसूस होगी डेविड वीजे की जो नहीं आए, और सुमित पटेल की। उन दोनों ने रोल प्ले किया। इज इट गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग मैच मिर्जा साहब? ज्यादा रन्स बनेंगे आज? लगता नहीं है, क्योंकि अबू धाबी की जो पिच है वो आम एशियाई पिचेस की तरह है कि गेंद थोड़ा नीचे भी रहता है। वहां स्पिनर्स जो है वो ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। आपको याद होगा इसी मैदान पर मिसबाउल अपने छक्के लगाए थे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे बात होती रहेगी। वी बिलीव कि शाम को भी इंशाल्लाह जब हम ऑन बैठेंगे तो जरूर बात होगी आपसे और आपके तजिए से फायदा उठाएंगे। प्री मैच हमारा एनालिसिस आप जरूर देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शाम 5 बजे 5 से 6 बजे इंशाल्लाह। और अभी मुझे बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा है प्लेयर्स का कि हम इतना जोश कैसे जगाएंगे इतनी गर्मी में। हमें भी लाहौर की गर्मी में डोंट फॉरगेट टू वॉच शाम 5 से 6 बजे जोश जगा दे विद मी एंड नर्मला। ब्रेक ले लेते हैं, मार्केटिंग होगी हमारी। हाँ, ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और एक्सप्रेसो का एक खासा ये भी है कि हम आपको मुख्तलिफ जगह पाकिस्तान की ऐसी दिखाते हैं जो या तो आपने पहले देखी नहीं है या अगर देखी भी है तो उसके बारे में बहुत कुछ आपको पता नहीं है। मेरा पाकिस्तान हमारा सेगमेंट, इसमें हिना नियाजी आज बुद्धू के आवे में मौजूद हैं और ये बड़ा मशहूर जगह है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे और हम भी जानेंगे इसमें क्या है। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान।
पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी हिस्ट्री जो है और उससे जो जुड़ी फोक टेल्स हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, मैं बुद्धू का आवा में मौजूद हूँ और इस जगह से जुड़े हकाइक को जानते हैं और करते हैं इस मकबरे की सैर। और हमें इस वक्त सेगमेंट में डॉक्टर गाफिर शहजाद ने ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि इस मकबरे की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, लोग इस जगह को बुद्धू का आवा कहते हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई ये बुद्धू का आवा है, कितनी पुरानी जगह है और किसने बनाई? असल में ये जो बात कर रही है ना बुद्धू का आवा, बाज़ औक़ात इस मकबरे को लोग बुद्धू का आवा कहते हैं, ये एक गलतुल आम है। लोग अपनी आसानी के लिए इसे कह देते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये मेंशन किया गया था यहाँ की साइट का, कि ये जो साइट है इसके पीछे वो बेसिकली बुद्धू का आवा, वो साइट का नाम था। और ये डिप्टी कमिश्नर जो उस वक्त 1918-20 के जो यहाँ के थे, उन्होंने न सिर्फ इस जो मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया और कहा कि इसके ऊपर अगर कोई स्क्रैच या कुछ करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी 1918 के एक्ट के तहत। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये है साइट फॉर बुद्धू का आवा। अच्छा, अब मसला ये है कि साइट कौन सी है और इसको बुद्धू का आवा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अच्छा, अब आवा जो है बुनियादी तौर पे अगर आप गांव में देखें तो वहाँ जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो आवी कहते हैं उसको, क्योंकि वो छोटी भट्टियाँ होती हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा भट्टा था तो इस वजह से इसको आवा कहने लग पड़े। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आमतौर पर यह भी समझा जाता है और कहा भी जाता है कि मुग़ल दौर में चूँकि बहुत सारी ईंटें चाहिए थी, लाखों की तादाद में, कुछ किताबों में भी लिखा है और कुछ वीडियोस पे भी लोग बार बार वो करते रहते हैं, तो असल में ईंटें तो चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो बुद्धू का आवा है, यहाँ पर जो सिरामिक्स का काम है उसका काम हुआ है, यानी चिकनी मिट्टी जो है उसके साथ जो आप टेराकोटा की टाइल्स बनाते हैं और जो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऊपर गुंबद पे लगी हुई हैं, वो टेराकोटा की टाइल्स होती हैं चिकनी मिट्टी से, वो भट्टियों के अंदर बनती हैं। अच्छा, वो भट्टियों के ऊपर फिर एक लेयर चढ़ाते हैं जो कि चीनी मिट्टी होती है और उसके मुख्तलिफ जब टेम्परेचर पे उसको हीट अप करते हैं उसके मुख्तलिफ कलर्स निकलते हैं और ये वो कलर्स हैं जो आपको इसके गुंबद के ऊपर भी, ब्लू भी और वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो नज़र आएंगे। अच्छा, जिस वक्त ये लाहौर में ये मकबरा बना है उस दौरान लाहौर में मुग़ल अहद की बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही थी। मिसाल के तौर पर जो 1635 का पीरियड है उसमें मस्जिद वज़ीर खां, उसकी तामीर हुई, जो वज़ीर खां थे उन्होंने बनाई। अच्छा, 1638 और 9 में शालामार बाग बना। अच्छा, उससे थोड़ा आगे जाते हैं 1655 में तो दाई अंगा का मकबरा बना। अच्छा, इसी तरह से शाहजहां के पीरियड में बहुत सारी इमारतें, अगर उधर दरिया के पार चले जाएं तो शाहदरा में जहांगीर का मकबरा वो 1638 में मुकम्मल हुआ। अच्छा, उसके ऊपर जो ऑर्नामेंटेशन या डेकोरेशन या तज़ीनो आराइश के लिए जो टाइल्स चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। तो ये जो बुद्धू का आवा है बुनियादी तौर पर यहाँ पर वो टेराकोटा की टाइल्स बनती थी और बहुत महदूद तादाद में ब्रिक्स जो हैं वो यहाँ पे बनाई जाती है। लेकिन आम तौर पे यहाँ पे जो कहा जाता है कि शायद ये भट्टा था और इसमें सिर्फ भट्टे का काम था और ईंटें बनाई जाती थी जो नॉर्मल घरों में और बाकी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जगह से बहुत सारी कहानियाँ मंसूब हैं, बहुत सारी फोक टेल्स हैं। ऑथेंटिक फोक टेल क्या है? कौन सी कहानी जो है वाकई सच्ची है? देखिए, जब तक हमें कोई भी ऐसी बात, कोई तारीखी हकायक अगर जानने हैं तो उसमें जब हम रिसर्च करते हैं, जब तक हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता हम कोई बात नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, तारीखी एतबार से आप क्या कहेंगे, इसकी क्या हिस्ट्री है? यहाँ पे जो दफन है अंदर वो खाने दौरान शाहजहानी और उनकी बीवी हैं। पहले उनकी बीवी की डेथ हो गई थी और फिर ये 1643 में जो खाने दौरा है उसको कत्ल कर दिया गया था। तो उनके बेटे ने फिर फौरी तौर पे उसको यहाँ पे दफन किया है। हाँ, अगर ये जो मकबरा है सिर्फ उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाया होता तो जो वो पहले दफन हुई थी वो मरकज़ में होती, तो उसकी कब्र आप देखें तो एक साइड के ऊपर है। इसका मतलब है कि वो मियाँ बीवी दोनों ने अपने इस दफन होने के लिए मकबरा बनाया था। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब इस मकबरे की तामीर हुई तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया, कौन सा स्टोन यूज़ किया गया?
क्योंकि अभी जो इसकी हालत है वो काफ़ी खस्ता है अगर बाहर से देखा जाए, तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया? अच्छा, इसमें जो अभी हम कुछ देर पहले बुद्धू के आवे की बात कर रहे थे जी। इसकी बुनियादों में खींगर ईंट का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। जो कि वो एक फ़कीर की बद्दुआ देने की वजह से काबिल इस्तेमाल नहीं रही थी। बाकी इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें शाहजहानी ईंट जो है, जो एक मखसूस साइज़ की ईंट थी वो इस्तेमाल हुई है। ये कंकर लाइम प्लास्टर है और कंकर लाइम मॉर्टर इस्तेमाल हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो टेराकोटा टाइल्स हैं जो मस्जिद वज़ीर खां में भी और मुग़लों की जो इमारतें हैं उसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखें कि ये जो इस वक्त स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा है ये नामुकम्मल स्ट्रक्चर है। अच्छा। अगर एक आर्किटेक्ट से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि इसके ये जो आसार हैं वो ये बता रहे हैं कि उस कोने से और इस कोने से ये आर्चीज़ ऐसे और ऐसे चारों तरफ जाती थी और इसके चारों तरफ एक दालान था। अच्छा, उस दालान का जिक्र जो है वो तरीक़ात चिश्ती में भी मिलता है। अच्छा। और इसके चारों कोनों पे 4 मुरब्बा शक्ल के डोम थे। अच्छा, जो लो प्रोफाइल के थे, और बाकी 4 जो थे वो ब्रिक वर्क के अंदर वॉल्ट बनी हुई थी। तो ये एक बरामदा भी था जो इसके साथ जो वक्त के साथ जो है वो डिमॉलिश हो गया, और इस वक्त हमें ये नामुकम्मल लगता है। और अगर हम इसके गुंबद को देखें तो यूं लगता है जैसे किसी ने गर्दन खींच के ऊंचा किया हुआ है, हालांकि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस वजह से हो रहा है कि इसके इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर रिमूव हो गया। अच्छा सर, इसकी तामीर नौ के बारे में बताइएगा, क्या दोबारा से वही स्ट्रक्चर रेस्टोर किया जाएगा, वैसा ही बनाया जाएगा, या बिल्कुल कोई नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा? कि अगर हम इसकी जो असल शक्ल है यानी वो दालान बना लें, इसका जो डेकोरेशन का वर्क है, तज़ीनो आराइश का, वो मुकम्मल कर लें तो फिर ये एक वर्थ वाइल बनेगा और लोग इसको महज बुद्धू का आवाई नहीं समझेंगे, इसको मुगलिया अहद का, जी मुगलिया अहद का, जी मुगलिया अहद का एक इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट इसको मॉन्यूमेंट बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। सर मुझे बताइएगा कि क्या इसको रेस्टोर करना, प्रिजर्व करना वो पुराने मटेरियल के साथ अभी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर वो आप उसको रेस्टोर करते हैं तो क्या वो उतना ही ऑथेंटिक होता है जितना वो पहले था? बिल्कुल, पुराना मटेरियल भी मौजूद है और उस मटेरियल से काम करने वाले भी मौजूद हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पूरा सेटअप रखा हुआ है और वो अपने कारीगरों को सारा साल बिजी रखते हैं। अच्छा। कहीं किसी प्रोजेक्ट पे, कहीं किसी प्रोजेक्ट पे, अगरचे उनकी तादाद कम रह गई है लेकिन अभी भी जो मॉन्यूमेंट रिस्टोर हुए हैं वो पुराने मटेरियल और पुरानी तज़ीनो आराइश के साथ उसी तरह। ये जो ब्लू टाइल जो ऊपर आप देख रहे हैं जो सबसे मुश्किल है, हाँ, इसकी मुल्तान के अंदर मिट्टी लगी हुई है, वहाँ से वो बन जाती है और इसी तरह नेचुरल वे से जैसे ये बनी हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और जब वकार अहमद मलिक स्टूडियो में आते हैं तो आप समझ लें कि आज कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस होने वाला है जिसमें बहुत आपका इंटरेस्ट लेवल भी होगा, हम दोनों का भी होता है। हाँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है, नॉर्मली अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि जी फलाना कोई हादसा या वाकया खुदा न खास्ता पेश आया तो हमें उसका तो पहले से पता चल गया, या पेश गोई हम कह लें या कुछ प्रेडिक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। क्या साइंटिफिकली ये बात पॉसिबल है? क्या इस हवाले से कुछ रिसर्चेस मौजूद हैं? ये आपको सिक्स सेंस टाइप की बात कर रही हैं कि मेरी छठी इसका। अच्छा, ये सारा बेहतर तौर पर वकार अहमद मलिक हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है। वेलकम टू शो वकार। बहुत शुक्रिया। अभी आप एक मूवी का नाम। अच्छा, सबसे पहले तो वो जो आपने एक राइट लेफ्ट वाला टॉपिक किया था ना, बड़ा अच्छा, मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा मैं ऑनर तारीफ करूंगा। अच्छा, अब जरा बताइए आप क्या बात करते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये तो समेटा नहीं जा सकता इतने महदूद वक्त में। हो सकता है कि हम इसका कंटिन्यू करें उसको आगे। आजकल आपको पता है जिस तरह दरसी किताबें होती हैं तो जो भी टॉपिक होता है उस दरसी किताब में आखिर में लिखा होता है कि इससे कंसर्न या इससे मुतल्लिका मूवीज़ कौन सी हैं। ठीक है। और ये जो आज का हमारा ये टॉपिक है इससे मुतल्लिका एक तो मेरे जो ज़हन में आपकी सिक्स्थ सेंस आपने देखी होगी, ठीक है, मूवी है। उसके बाद द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा प्रीमोनिशन है 2007 की मूवी, एक सम ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन जिससे रिलेट कर सकते हैं। ये रिलेटेड मूवीज हैं जिससे आप एक्चुअली इस फिनोमेना को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, फिक्शन आपको बेहतर समझाता है। इसमें प्रीमोनिशन और प्रीकॉग्निशन या प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स और ये तमाम चीजें जो है ना टर्म्स मिलती जुलती हैं। इंट्यूशन, ऑफ कोर्स इंट्यूशन, जिसको हम वजदान कहते हैं उर्दू में, या अल्लामा इकबाल जो है उसको एहसास का नाम देते हैं, तो ये भी एक अलग सी चीज़ है। इंट्यूशन जो है ये फ़लसफ़े का सब्जेक्ट है और फ़लसफ़े ने इसको, जॉन लॉक ने इसको बेसिकली संजीदगी से टेकअप किया और उसके बाद अब तक ये डिस्कस हो रहा है। और इसका ताल्लुक ज़्यादा एपिस्टेमोलॉजी या इल्म और उस चीज़ से है, नए नज़रियात वज़ा करना। और इसके हवाले से मेरे ज़हन में जो है श्रीनिवासा आ रहे हैं, जो द मैन हू न्यू इन्फिनिटी जो मूवी है,
उसमें जो बहुत ही यंग मैथमेटिशियन 32 साल की उम्र में वो फौत हो गए। श्रीनिवासा जो इंडियन थे, आम सा लड़का था जिसको वहाँ पे उसकी बेसिकली एक शोहरत हो गई कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है या कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, तो उसको इंग्लैंड बुला लिया गया और वहाँ पे एक मैथमेटिशियन ने बुलाया और उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की वहाँ पे। फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर उन्होंने नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन इस पे काम किया। G.H. हार्डी ने इनको बुलाया था वहाँ पे, प्रूफ नहीं था इनके पास क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी ना, तो एक काम ये बता देते थे कि ये वो चीज़ है मैथमेटिक्स की। लेकिन मसला ये था कि उस कम्युनिटी में या वहाँ पे जो उस वक्त इंग्लैंड का एक बड़ा अजीब सा कल्चर था, रेसिस्ट थे, तो वो वैसे ही इसको पसंद नहीं कर रहे थे। G.H. हार्डी सिर्फ इनको कर रहे थे, मतलब इसको पसंद नहीं करते थे। वो जब आए तो वो इसको पसंद नहीं करते थे और फिर पॉलिटिक्स ही स्टार्ट हो गई। और लेकिन ये एक आखिर पे नतीजा या एक चीज़ बता देते थे, प्रूव ना होने की वजह से कंट्रोवर्शियल। 32 साल की उम्र में फौत हो गए। इनके मरने के बाद वो हर चीज मैथमेटिक्स में साबित हो गई। इस पे ये मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अच्छा, तो ये जो वकाबी प्रेडिक्शन का फिनोमेनन है, थोड़ा सा आम फहम अंदाज में मैं चाहता हूँ कि हम बात करें। क्या ये फिनोमेनन साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता? महज कह देना कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ नहीं हो जाती? आपको लगता है कि नहीं, ऑन सर्टेन साइंटिफिक बेसिस, ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस ये एग्जिस्ट करता है और फिर इसी तरह से उसके रिजल्ट्स भी आते हैं? जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ना श्रीनिवासा की, वो बेसिकली ये कह रहा था कि मुझे इंट्यूशन होती है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है। ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान, वजदान या कुछ कोई एहसास, मुझे बस ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ है। लेकिन वो पूछे मैं क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता। बाद में मैथमेटिशियन ने उसको प्रूव कर लिया। इंट्यूशन बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है। हमारे इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है सिक्स्थ सेंस या प्रेडिक्शन करना या एक वो कैसे होता है। अगर साइंस के हवाले से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन एक स्टडी है, उसका नाम है मेटा एनालिसिस ऑफ फोर्स चॉइस प्रीकॉग्निशन एक्सपेरिमेंट्स 1935 टू 1987। 1935 लेके 1987 तक जितने लोगों ने प्रेडिक्शंस की और वो आउटकम दुरुस्त साबित हुआ, ये सारा मेटा एनालिसिस है। अच्छा, जिसके एनालिसिस और उसका आउटकम क्या है? साइंस हर उस चीज को एज अ फिनोमिनन एक्सेप्ट करती है जिसके चांस 50% से ज्यादा हो। 50% तो हो जाता है ना, मतलब 50%। लेकिन अगर किस चीज का आउटकम 60% है तो वो फिनोमिनन इसकी कोई मिसाल हम दे सकते हैं? इसकी मिसाल के तौर पे अगर आप ताश के पत्तों को ले लें या आप किसी भी चीज को ऐसी ले लें कि उसका एक रैंडम होता है ना, कि मसलन आप जब भी ऊपर करते हैं, टॉस जब भी आप ऊपर करते हैं 50% चांस होता है कि टेल आएगी, 50% चांस होता है कि वो आएगी। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी कुव्वत है कि मैं कहूँ कि नहीं, टेल ही हमेशा ज्यादा आएगी। अच्छा वकाब, एक क्वेश्चन मेरा, जैसे हम बात करें इंट्यूशन और आपने कहा वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ हम बात करते हैं सिक्स सेंस की। अब जैसे कोई चीज होने लगी है, मेरी सिक्स सेंस ने कहा अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, और शायद मैं उस पॉइंट पे आके खुद को रोक भी लेती हूँ। बहुत सारे लोगों की सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती है और वो आपको किसी बारे में बता भी रहे हो तो वो बड़ी एक कह ले ऑथेंटिक बात कंसिडर की जाती है कि अगर इसने मुझे बोला तो मैं फौरन से कहूंगी इसको काली ज़बान से भी रिलेट करते हैं। ये ना करे इसकी ज़बान काली। प्रीमोनिशन बेसिकली इसके मुख्तलिफ तरीके, एक तो प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब की शक्ल में आपको कोई चीज नजर आ गई। एक होता है कि जागती हालत में लोगों के मसल दिल में कोई टीस या पेन उठता है किसी हादसे से पहले, या नंबर्स नजर आते हैं, रेड लाइट फ्लैश करती है, जिस्म पे नील पड़ जाते हैं किसी करीबी की डेथ आने वाली हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि जागती हुई हालत में आती हैं। जागती हुई हालत में आपको इदराक हो जाता है कि कुछ होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है। प्रीमोनिशन एक मूवी है जो कि इस हवाले से बहुत जबरदस्त है, जो आपको एग्जैक्टली ये फिनोमेना समझाती है। जो ड्रीम्स की जो जहां तक बात है वो बहुत हद तक ल्यूसिड ड्रीमिंग है, यानी जो प्रीकॉग्निटिव ड्रीम है जो कि आपको एग्जैक्टली पेशेंट वही कर रहा होता है। एक हफ्ते या 3 दिन के बाद आपने इस तरह के ड्रीम्स देखे होंगे जिसमें 3 दिन या 4 दिन के बाद एक वकूए पे आपको याद है कि यार ये तो मैंने ख्वाब में देखा था, एग्जैक्टली ये चीज मैंने ख्वाब में देखी। कुछ लोग इस पे बड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं, अगर कुछ ऐसा देख लें कि अब ये हो जाएगा, डर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह, या यानी जो 2 या 4 या 1 हफ्ते के बाद वो चीज उसका आउटकम बाहर आ जाता है और आप कहते हैं यार ये एग्जैक्टली फिनोमेना मैंने देखा था। तो ये और ये ल्यूसिड ड्रीमिंग से मुराद है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग तो आपको मालूम है ना कि उसमें आपने वो मूवीज भी हैं जिसमें आप ख्वाब देख रहे होते हैं, आपको मालूम होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं और आप न सिर्फ आपको मालूम होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं बल्कि आप ख्वाब को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। ठीक है, आप ख्वाब को कंट्रोल नहीं कर रहे होते बल्कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा होता है कि वो अब हम थोड़ा सा कॉन्क्रीट अगर उसके एक रिजल्ट्स के ऊपर आए या साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल, तो कब आपको इन कैलकुलेशंस को या ऐसे इशारों को
सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो जिंदगी आसान भी हो सकती है। अगर मुझे मुश्किल पता भी हो सकती चल जाए, मुझे कुछ हिंट्स मिलना शुरू हो जाए, इट्स गोइंग टू बी समथिंग रॉन्ग, मैं उसके पहले कुछ प्रिकॉशंस ले लूंगा। और मुश्किल भी हो सकती है क्योंकि मैं हर वक्त परेशान रहूंगा कि यार ये होने वाला है या मैंने ये देखा। तो इसमें साइकोलॉजिकली सोल्यूशन क्या है टू बी बहुत नॉर्मल एंड इंडिविजुअल को तो बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल इसलिए मुश्किल है कि अभी तक ये चीजें इतनी कंट्रोल में नहीं है। मसलन एक बंदा है, ये मैं एक्चुअली वाकया बता रहा हूँ। एक बंदा है जिसने एयरपोर्ट पे जाके बार बार कहा कि भाई कोई जहाज है जो मैं गिरता देख रहा हूँ और मुसलसल मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज क्या कर सकती है? एक इंडिविजुअल की ड्रीम पे वो पूरा एयरपोर्ट तो बंद नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक हफ्ते बाद ये वाकया हो जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार इसको कंट्रोल कैसे करें। इसमें जो सबसे अच्छा काम है वो बारकर एक साहब हैं, उनका है। इंग्लैंड में एक वाकया पेश आया था जिसमें बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई थी, जिसमें 140 अफराद फौत हो गए थे, इसमें 116 बच्चे थे। और वज़ीर-ए-आज़म इंग्लैंड के फौरन वहाँ पहुंचे थे। ये बारकर जो साइकाट्रिस्ट हैं ये भी पहुंचे थे, और जब इन्होंने इधर उधर के लोगों की बात सुनी कि हमें पहले पता चल गया था, ये हमारे बच्चे ने ख्वाब देखा, ये तो उन्होंने 3 दिन के बाद अखबार में ऐड शाया किया, ये सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों को प्रेमोनिशन हुई है या जिनको पहले इस हादसे का पहले पता चल गया, वो सारा मुझे रिकॉर्ड दें। 150 लोगों ने रिकॉर्ड दिया। और वेरी इंटरेस्टिंग कि मसलन एक ने कहा कि मेरी बेटी ने कहा कि मामा मुझे ख्वाब आई है, तो मैंने कहा नहीं मैं बिजी हूँ। उन्होंने कहा नहीं मुझे आपको ये ख्वाब बतानी है। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ख्वाब में आई है कि मेरा स्कूल अब एग्जिस्ट नहीं करता और है ही नहीं, और उसकी जगह पे कोई काली सी चीज है जो ऊपर से नीचे आ रही है। एंड देयर आर नंबर ऑफ फीमर्स जो कि उन लोगों ने बताया। वहाँ पे बैरकर के ज़हन में ये आया कि नेचुरल फिनोमेना को अब साइंटिफिकली इंडिविजुअल को तो हम नहीं इंपॉर्टेंस दे सकते, लेकिन हम एक अलग से पूरा इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जहाँ पे रोजमर्रा की बुनियादों पर जितनी लोगों को हो रही होती है प्रेमोनिशन, और उसमें अगर हम कोई पैटर्न तलाश कर लें तो नेचुरल डिजास्टर से पहले पेशेंट को ही मुमकिन है। लेकिन इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है कि लेकिन इसमें तो फिर वही कंफ्यूजन है कि ज़ोम और वहम का शिकार हो जाएंगे ना हम बहुत ज्यादा। नहीं, यहाँ पे साइंटिफिकली ले रहे हैं, यानी एग्जैक्टली अगर कोई चीज़ अकर करती है तब। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही हैरान कुन, कि जो जितने लोगों को बैरकर ने अपने उसमें लिया था और लोग कर रहे थे, उन्होंने बड़ी एग्जैक्टली पेशेंट गोइयां की, मसलन कैनेडी की असैसिनेशन की। उसके बाद तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के साथ नेचुरली है कि दे गेट टू नो द जहाज के गिरने की 130 बंदे उसमें फौत हो गए थे। इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि एक दिन उसी खातून का जो ज़्यादा अच्छी पेशेंट गोई कर रही थी, उसी के खातून का फ़ोन आया बैरकर को कि बैरकर तुम्हारे साथ वो हादसा होने वाला है। तो उसने कहा नहीं, अच्छा इमेजिन, बैरकर ने लिखा है ये बात, उसने कहा कि इमेजिन करें कि मैं पेशेंट गोइयों पे और इन चीज़ों पे काम कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन मेरे ही बंदा मुझे कह रहा है कि तुम खतरे में हो। उसने एक्चुअली ये लफ्ज़ कहा। उसने कहा क्या मुझे कोई हादसा होने वाला है? उसने कहा बस तुम अपना ख्याल रखो, मुझे नहीं पता। उसी दिन उसको ब्रेन हैमरेज हुआ, बैरकर अगले दिन फौत हो गया। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीजें तो डरा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये 9/11 के बाद भी इस तरह के एक इंस्टीट्यूशन। अच्छा, मैं जरूर चाहूंगा, मेरी जाती फरमाइश भी और इंटरेस्ट भी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इस पे और बात की जाए। इस पे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है और हम इसको महज ख्वाब ख्याल की हद तक रख रहे थे। इसमें इसकी फिर मुख्तलिफ शक्लें भी होना, लाइटर एंड लोग तोतों से फाल भी निकलवाते हैं अपना मुस्तकबिल जाए कि मुस्तकबिल क्या होगा, नजूमियों के पास भी जाते हैं। लेकिन वकार भाई ये कह रहे हैं कि साइंटिफिकली कुछ लोगों के साथ ये जो इंट्यूशन है ये एग्जिस्ट करती है और उसके साइंटिफिकली प्रूफ्स मौजूद हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और हम इस टॉपिक पे मजीद भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वकार भाई कि आप आए, और इसके साथ हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एंड इस खूबसूरत से गाने से आपको समझ आ गई कि हम क्या करने वाले हैं। सरप्राइज देने वाले थे आपको हम, वो सरप्राइज रिवील किए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़ोअली मौजूद हैं जिनका ये गाना है, और लेजेंड गुलकार सज्जाद अली इनकी पहचान है ही, चाहे जितनी कोशिश कर लेंगे और खूबी ये नाम तो साथ रहेगा, क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट रहना भी चाहिए। लेकिन अक्सर आर्टिस्ट होते हैं ना कि हम खुद अपने नाम से, और ये दोनों जो सिंगर्स हैं ये मेहनत भी ऐसी करेंगे और उनके भाई कि हमारी अपनी पहचान हो बन रही है। लेकिन ऑब्वियसली लेजेंड सज्जाद अली की साहबजादी हैं, बहुत ज़बरदस्त गाती हैं और गाने के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं, ये डायरेक्शन वगैरह भी करती हैं, बहुत सारे इनके काम है। ये सब कुछ आज हमने इनसे जाना। बहुत वर्सेटाइल है। ज़ो इज विद अस। थैंक यू सो मच ज़ो। होप यू आर डूइंग वेल। कैसी हैं आप? I'm good. Thank you so much. Thank you so much for having me, guys. अच्छा ज़ो, सबसे पहले तो अपने इस गाने के हवाले से बताएं, क्योंकि अभी अब आपके दीगर इंटरेस्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये गाना आपने रिसेंटली पहचाना, रिलीज किया, इस गाने के हवाले से बताएं। So this song Pehchana, actually it's very close to my heart क्योंकि ये it's written and composed by myself. So it's an original that I made, and this is the first original that came out. So I'm super proud of this one. तो सबके सामने उसी वक्त आया जब ये गाना बन गया, या उससे पहले पापा से दीगर सिबलिंग से पहले डिस्कस हुई थी कॉम्पोजिशन, या आपने कहा कि करके उसके बाद आएगी सामने? ये बन गया हुआ था। My brother Shabi is a producer, so we're always like cooking something up in the studio. So he had made a track, उसने एक groove बनाया, and then he's like, do you want to play around with it? So he went out for a walk for 20 minutes and
when he came back, I had written the entire song. Wow. It just happened. I don't know how that ये तो happened. फैमिली में है ना, अगर आप इतने बड़े लेजेंड के बच्चे हो तो आपके साथ ये कैसे नहीं हो सकता कि आप में घर में वाइब रहती है। वाइब रहती है। So, अच्छा, रिएक्शन कैसा था आप सजाद अली साहब का जब उन्हें गाना सुना और फिर जब आपने खुद कंपोज किया, खुद उसको लिखा, so how was the reaction? So he was like, okay, this is something different. Okay. This is something that you've never done before. But he understands that I come from a very like musically, the kind of music that I've sung and the kind of music that I've been exposed to, वो इतना diverse है. It's like world music. It's not even just English music. It's like world music. हम हर चीज़ सुन के बड़े हुए हैं. So this is something that just came out. He's like, experiment करो. It's your own journey. Go for it. See how it goes. अरेंज भी आपने किया, शबी ने किया, शबी ने Shabi produced the track. प्रोड्यूस द ट्रैक। Yes, he इसका जो arranged साउंड है and वो produced the थोड़ा track. सा हमें थोड़ा 90s टाइप का नहीं, आप थोड़ा उसमें रह के आपने बनाया ऐसे लगता है। अच्छा, मतलब थोड़ा it was द काइंड ऑफ बीट इट हैज, या मैंने अभी थोड़ा Yeah. सुना है वैसे, पूरा नहीं सुना वैसे मैंने। नहीं, you're actually right. Everyone जो सुन रहे हैं उसको उनको बड़ी retro feel feel आ उसकी रही है। आ रही है. Yeah. तो consciously नहीं था, it just happened. It just Okay. happened. Yeah. तो आप किसी ऑडियंस को टारगेट भी करी थी इसको बनाते हुए कि इस टाइप की ऑडियंस के लिए, अभी भी ओवैसी चूंकि नया गाना है, कि इस टाइप का ऑडियंस को इसको सुनना चाहिए जिन्होंने नहीं सुना, उनसे अगर Actually, बात करें। मैं सुनती हूँ ऐसे गाने, and I mean, obviously, I didn't grow up listening to Begum Akhtar. You know what I mean? I discovered her recently. So I think this song is very true to who I am, and like you know, the जिस तरह kind का of music. आपका खुद का टेस्ट है म्यूजिक को लेके, आपने उसके Exactly, मुताबिक बनाया। exactly. So अपने दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली आपने पहले भी इससे कई गाने गाए हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। So अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के हवाले से किस पे काम हो रहा है? There's a new track that I'm working on, और वो भी एक बड़ा interesting है, but it's more musical. It's a lot more musical, और उसमें गायकी थोड़ी ज़्यादा है, like people have heard me doing before. So fingers crossed for that one when that comes out. ओके, inshallah. मतलब वो थोड़ा क्लासिकल टाइप उसपे हम। Not classical, but like ghazal based. ओके, Yes. ठीक है। हम चाहते हैं, आप चुके हैं तो जरूर हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ आप सुनाएं। Okay. सुबह एक तो the way you guys put us on spot. This is audience, please. ये बड़ा एक मुश्किल काम है, but what would you guys like to hear? एनीथिंग, कुछ भी। वैसे मेरा पर्सनल तो फेवरेट लगाया, दिल बहुत मुझे पसंद है, बट इट्स अप टू यू, जो भी आप गाना जो भी सुना चाहे। वैसे खूबी आए थे तो हमने खूबी से बहुत सारी फरमाइशें की थी, बट आई विल मेक यू कंफर्टेबल अगर आपको जो। वैसे ये खूबी से बड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे, मतलब शी इज टू सॉर्ट ऑफ खुली डुली किस्म की शख्सियत है, एंड देन खूबी वाज अ बिट इंट्रोवर्ट टाइप। हाँ, वो थोड़े। That's how he is. है ना? That's how Khubi. तो हमारा सही था, वो भी इसी चेयर पे बैठे थे। खैर, एनीथिंग जो भी आप सुनाना चाहे। Would you like to hear कुछ माइक आप ये ले इश्क था? सकती हैं बेशक। Okay, कुछ इश्क था? Shall we go for that one? Sure. Okay. So I'm gonna try my best. It's too early in the morning. Nice. वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था, यूं जीना भी इस इश्क ने जिंदा रहने का, इस इश्क ने जिंदा रहने का, मुझे ज़र्फ़ दिया पिंदार दिया, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया, मैं कैसा जिंदा आदमी था, इश्क शख्स ने मुझको मार दिया। क्वाइट बारीक, बहुत Amazing, जबरदस्त। amazing. सुबह का बिल्कुल कोई असर नहीं है इसके ऊपर, मतलब माशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा Wow, है। thank बहुत ही जबरदस्त बात है। तो इस किस्म के ट्रैक्स क्यों नहीं करी आप अपने, मतलब ये यू नो, जैसे आपने अख्तर बेगम का जिक्र किया, या सजाद अली साहब के जो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह के गाने, कमर्शियल म्यूजिक भी उन्होंने बहुत किया, वो भी मजबूरी होती है आर्टिस्ट की, बट अभी हम ये कह रहे थे कि ऑडियंस की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, ऑडियंस गज़लों को, सूफी ट्रैक्स को, ये समहाउ क्लासिकल म्यूजिक को भी बड़ा वेलकम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट दिस, बिकॉज गला तो इजाज़त दे रहा है फुली। नहीं, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। एब्सोल्युटली दिस, अगेन बिकॉज आई थिंक I have the leeway to work around with so many different sounds. So जैसे हर artist experiment, not just experiment, but जो भी diversity उनके अंदर होती है, तो एक-एक करके they bring that out. और it depends on the kind of sound. कभी आप कुछ बना रहे होते हैं, कभी आप कुछ बना रहे होते हैं। पहचान क्या चाहती हैं आप अपनी, कि मुझे इस टाइप के आर्टिस्ट के तौर पे जाना चाहिए?
मैं चाहती हूँ कि people classify me as one of the greatest artists, not just a female artist, but one of the greatest artists that Pakistan ever produced. I would love to contribute to that, hopefully, inshallah. अच्छा, अभी जिस तरह से इमरान ने बात की कि ना चाहते हुए भी ऑब्वियसली एक लेजेंड का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है और पीपल एक्सपेक्ट कि ये सजाद अली साहब की साहबजादी हैं या उनके बेटे हैं, सो उनका इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली मैटर तो करता है। जब आप कहते हैं कि वो आई हैं या गा रही हैं या उनका गाना एक हाइप मिलती है, सो क्या आपका इन्फ्लुएंस असल ज़िंदगी में रहा जब आपने सोचा कि आपने सिंगिंग करनी है? आप घर में वो माहौल था या आपको शौक खुद से था कि आप सिंगिंग की तरफ? एक मेरी प्रेडिक्शन है, इनको कम सुनने को मिलती होगी तनकीद, खूबी को ज्यादा मिलती होगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है। The kind of music she's doing. अब आप जवाब दीजिए। Interesting. आप ज्यादा गुड बुक्स में होंगी मुझे लगता है। मैं एल्डेस्ट भी हूँ ना, तो मुझसे प्यार का लेवल भी आई थिंक डिफरेंट है, बट नहीं ऐसी बात नहीं। all of us have our own thing going on, और हमें हमेशा से यही कहा गया है, even like my father, my parents, the way we were brought up, कि whatever you're best at, do that. Simple. तो what about your mother? वो भी गाती हैं, अच्छा गाती हैं या सिर्फ अब्बा की तरफ से? नहीं, she has a really really nice voice. She has a really nice voice. तो मेरा सवाल तो वहीं का वहीं रह गया कि आपने खुद से शौक लिया घर के माहौल को देख के? मुझे I never thought I would sing because I always wanted to be a filmmaker. Okay. लेकिन my dad, all of a sudden, like when Coke Studio was about to happen, so that happened, and he decided, he's like, I think it's time you start singing because you've been singing since you started talking, like even before that. So I was like, अच्छा, I think I took it for granted for a bit. Like, हाँ, गा तो I can sing, but never thought I'd take it up professionally. But he's like, नहीं, let's do it, and you need to sing now. And I think the world needs to hear you. Like, I was like, I was very touched. गाया है, वो हम चाहेंगे आप हमें अभी थोड़ा सा Coke Studio में? बिल्कुल. It's a big thing. Okay, I'm gonna try. रोने ना दिया. बिल्कुल. So this is such an emotional song. I mean, it's मैं सुन भी नहीं सकती है, like it was a very emotional experience for the both of us, but I'm really really glad we did that, and I got to share it with my father, so that was really really special for me. बहुत से लोगों का ख्वाब होता है. That's true. That's true. माशाल्लाह. चलें, let me attempt. रोने वालों से कहो, रोने वालों से कहो, उनका भी वाह 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 रोना रो ले, रोना रो ले, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरते बहुत खूबसूरत जज्बात ने
वाह वाह, Amazing song, amazing. मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान की म्यूजिक सीन के अंदर एक ऐसी आवाज की, एक ऐसी सिंगर की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो यंगस्टर, जो फीमेल्स गा रही हैं, एंड आई थिंक यू आर अ वेरी गुड एडिशन, ट्रस्ट मी। मतलब इतना मजा आ रहा था आपको सुनने में, और वो रंग हमें अच्छा, नजर आ जिस रहा तरह से इमरान ने शुरू में कहा ना रेट्रो वाइब आ रही है और सारा कुछ, लेकिन वो आपने उस सारे इमेज को इन 2 गानों से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप बहुत माशाल्लाह वर्सेटाइल और हैं। मुझे आपकी बहुत खुशी हो रही है कि म्यूजिक Exactly. सीन के अंदर एक Thank ऐसी you. वोकलिस्ट आ रही हैं, आ चुकी हैं इनफैक्ट, ऐसी आप एक बड़ी इंस्पिरेशनल आवाज आपकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होने वाली है, एंड आई बिलीव कि बहुत जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। कुछ और कहना चाहें हमारे देखने वालों को, मैसेज कोई देना इनके ऊपर? एनीथिंग टू योर फैंस? To my fans, thank you so much for loving all aspects of me, and I'd love to bring out more music for you guys, और आप लोग different facets देखेंगे, and I really hope that you get to enjoy them, and please spread happiness and जबरदस्त। find it within yourself instead of finding it outside. Thank you so much Zoh for joining us in Expresso. And good luck It for was पहचाना। lovely having you, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे गायन सुन के। सजाद अली साहब की साहबजादी ज़ोह अली हमारे साथ मौजूद थी आज, इन्होंने अपना गाना भी साइन कर लिया, गाना पहचाना, और बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक इनको इस तारुफ की जरूरत नहीं रहेगी, I'm telling you। हाँ वैसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेसो। वेलकम बैक, लाइव ही है ना हम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा हमें ना एक दूसरे को यकीन दिलाना पड़ता है कि हम लाइव आ गए। हाँ, क्योंकि जिंदगी बड़ी मसरूफ चल रही है ना, अब तो वैसे PSL आ गया तो उसके ऐसे सेगमेंटेशंस ऐसे होती हैं चीज़ में। खैर ये अहमी बात की, आगे चले जी। फ्रांस के सदर की बात कर लें हम। थप्पड़ पड़ गया उनको कल, फ्रांस के सदर को थप्पड़ पड़ गया, और ये थप्पड़ एक शहरी ने मारा। एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, ये आप देख भी सकते हैं। वो आए, उन्होंने ये समझ के हाथ मिलाया कि मेरे सपोर्टर हैं, उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने उनका एक हाथ पकड़ा और दूसरे से थप्पड़ मार दिया। दिस इज द न्यूज़। दिस इज सो रूड, आपने किस तरह से एक्ट करके नहीं, वैसे उन्होंने किया ही ऐसे, उन्होंने बाकायदा तौर पे बड़ा टेक्निकली उन्होंने काबू किया एक हाथ से और दूसरे हाथ से थप्पड़ मार दिया। वायलेंस किसी भी तौर पर हम उसको कंडेम ही करना चाहिए, इंडोर्स नहीं कर सकते, और ये भी एक एक्ट ऑफ वायलेंस है, उसको किसी तौर पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा एक्ट है। लेकिन जब आप खुद नफरत का बीज बोएंगे, नफरत फैलाएंगे, और खासतौर पर इतनी जिम्मेदार जगह पे, इतने बड़े ओहदे पे होते हुए आप नफरत फैलाएंगे, तो फिर उसका नतीजा ऐसे निकलेगा। और हम चाहते, ये तो होगा, ये तो, और हम चाहते हैं कि ये ना हो, नफरत की बात ना की जाए, इस्लामोफोबिया को फरोग ना दिया जाए। और ये जो मिस्टर मैनुअल हैं, ये तो इस्लामोफोबिया के अलंबरदार नजर आते हैं। ये तो इस्लाम दुश्मनी, और हाँ, इन्होंने बहुत ज्यादा तकवीयत दी है उसको। इनको चाहिए एक इतनी अच्छी, कितनी बड़ी जगह पे होने की हैसियत से कि उसको कम करते, और अगर कोई वायलेंस हो भी रही थी इस्लाम के खिलाफ या कहीं पे कुछ ऐसा अमल हो भी रहा था तो उसको रोकते, इन्होंने उसको हवा दी, और शायद उसी का नतीजा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया कल, हो गया। चलें जी, आई होप वो इससे सीखेंगे। अब हम अपने देखने वाले इजाजत लेंगे। अब हमारी कल सुबह नहीं शाम को मुलाकात होगी 5 से 6 बजे तक, आज शाम को, और जिसमें जोश जगाते में हम PSL चूंकि दुबई मैचेस शुरू हो रहे हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। और ये मेरा नाम, बस खत्म हो गया शो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।